Hello viewers, I am Subhas Poddar with you all on the Career Shaper, which is an educational YouTube channel. आज के इस सत्र में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स पर 25 प्रश्नों वाला सेट लेकर आया हूं, जो बीपीएससी 67वीं पीटी के वास्ते तार्किक है। आइए इसका विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सही सुमेलित है? ये क्वेश्चन देखिए, ये नोबेल प्राइज़ पे सेट किया गया है, जो इस वर्ष मिला है। नोबेल पीस प्राइज़ पर सेट किया गया है। ऑप्शन देखें, मारिया रेसा रेपलर, दमित्री मुरातोव रेपलर, मारिया रेसा नोवाया गजेटा, दमित्री मुरातोव नोवाया गजेटा। तो ये आपको सुमेलित करना है। अगर आप नोबेल पीस प्राइज़ के 2021 का अध्ययन किए होंगे, जो हाल फिलहाल में मिला है, तो ये नाम और ये उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो आप पकड़ पाएंगे। अब देखें, ये 2012 में रेसा द्वारा, ये जो रेपलर है एक वेबसाइट है, उसका ये को फाउंडर है रेसा। 2012 में इसको संस्थापित किया गया था एक वेबसाइट के तौर पर रेपलर को। तो मारिया रेसा और रेपलर ये सही सुमेलित है। अब थोड़ा इसके बारे में जान लें। ये जो वेबसाइट रेपलर है मारिया रेसा का, ये एक ऐसा क्या काम किया जो कि इसको नोबेल रिकॉग्नाइज किया? तो ये राष्ट्रपति रोड्रिग दुतेर्ते शासन के विवादास्पद और जानलेवा ड्रग्स विरोधी अभियान पर आलोचनात्मक दृष्टि से ध्यान केंद्रित किया गया था इस वेबसाइट के माध्यम से। तो रेसा और रेपलर ने इस बात को साबित कर दिया कि कैसे फर्जी समाचार फैलाने, विरोधियों को परेशान करने और सार्वजनिक संवाद में हेर फेर करने के लिए इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ नोबेल का जो कमेटी होता है वो इसको रिकॉग्नाइज किया। वहीं दूसरी ओर ये देखिए, दमित्री मुरातोव, तो इनका 1993 में एक इंडिपेंडेंट रशियन न्यूज़पेपर नोवाया गजेटा के अन्य संस्थापकों में से एक संस्थापक ये भी थे, दमित्री मुरातोव, नोवाया गजेटा का। तो इसका भी जो एक्टिविटी है इस न्यूज़पेपर का, उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया नोबेल कमेटी के द्वारा। तो इसका खासियत क्या है नोवाया गजेटा का? ये सत्ता के प्रति मौलिक रूप से आलोचनात्मक रवैये के साथ ये जो न्यूज़पेपर है रसिया का, आज रूस में सबसे स्वतंत्र समाचार पत्र है। अब देखिए, सत्ता के प्रति मौलिक रूप से आलोचनात्मक रवैया, इसका भी काम वही था, आलोचना के माध्यम से सिस्टम को सुधारने का। तो अब इस तरह का जो काम होता है तो उसमें कुछ पत्रकार लोग मारे भी जाते हैं, चूँकि सत्ता के निशाने पर आ जाते हैं। तो इस तरह से 6 पत्रकार मारे भी जा चुके थे इसके नोवाया गजेटा के। तो उसमें से जैसे कि चेचन्या और रूस के साथ होता था ना, मतलब ब्लडी स्ट्रगल होता था, तो उसकी सही रिपोर्टिंग करने पर उसमें से एक पत्रकार को मार भी दिया गया था जान से, अन्ना पोलित्स्कोवस्काया नाम का। तो खैर, ये तो बैकग्राउंड हुआ। तो आप इसमें पकड़ पाएंगे कि मारिया रेसा रेपलर और दमित्री मुरातोव नोवाया गजेटा। तो इसमें आपका ई चला जाएगा आंसर, ए और डी सही है।
यानी कि ये भी सही हुआ और ये भी सही हुआ, तो आंसर चला जाएगा इसका ई। 2 नंबर देखें, एयर इंडिया विनिवेश में भारत ने अपनी हिस्सेदारी टाटा को बेची। ये बहुत करंट क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में टाटा जो इसका डिसइन्वेस्टमेंट का ये हुआ, बिड हुआ, उसको जीता। तो इसमें देखें 100% हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया का टाटा को बेच दिया। अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट का बात करेंगे तो ये काम वाजपेयी गवर्नमेंट में 2001 में शुरू हुआ था। उस समय 40% ही डिसइन्वेस्ट करने का बात कहा गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट कर दिए थे। उसके बाद फिर 2018 मार्च में मोदी गवर्नमेंट में 76% स्टेक बेचने का बात हुआ, डिसइन्वेस्ट करने का बात हुआ, लेकिन वो भी फेल हो गया क्योंकि कोई बिडर सामने नहीं आया। अब फिर जाके जनवरी 2020 में 100% हिस्सेदारी बेचने की बात जब सरकार ने की तो 2 बिडर सामने आए, जैसे टाटा और स्पाइस जेट। तो टाटा जो इसको खरीदा उसमें से वो बोली 18,000 करोड़ रुपए का लगाया था, जबकि स्पाइस जेट 15,100 करोड़ का लगाया था। तो टाटा ये बिड जीता। अब है क्या कि ये जो 1,800 करोड़ रुपए का बोली लगाया गया टाटा के द्वारा, तो इसमें जो एयर इंडिया का डेब्ट है, कर्ज है, वो 15,300 करोड़ रुपए का है। तो सरकार को सिर्फ इसमें 2,700 करोड़ ही हासिल हो पाएगा। तो इस तरह से अब ये जो सरकार जो इसको बेची है, तो अब ये भी बात सामने आता है कि वो क्या बेचा। गवर्नमेंट जो है मतलब कि उसका परिचालन बेचा एयर इंडिया का, या फिर उसका सारा चीज़ ही बेच डाला। तो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ परिचालन बेचा गया है। परिचालन टाटा अब करेगी एयर इंडिया का, लेकिन जो एयर इंडिया के पास लैंड है, बिल्डिंग्स है और दूसरे अचल संपत्तियां हैं, जो 14,718 करोड़ रुपए के कीमत का है टोटल, तो वो सरकार के पास ही रहेगा। टाटा सिर्फ उसका परिचालन करेगा। और इसका डिसइन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी था? इसलिए ज़रूरी था कि ये गवर्नमेंट एक्सचेकर से एयर इंडिया के संचालन के लिए पर डे 20 करोड़ रुपये देने पड़ते थे। इस तरह से ये एक वाइट एलिफेंट साबित होता जा रहा था, इसलिए इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, विनिवेश किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 100%। ये डी सही है। थ्री नंबर देखें, विराट कोहली की कप्तानी में कितनी बार आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी जीता? मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे ये बात। हालांकि ये सब क्वेश्चन बीपीएससी में आएगा भी नहीं, फिर भी करंट में ये अच्छा लगा इसलिए डाल दिए। तो विराट कोहली और आरसीबी, तो आप लोग सब जानते हैं कि ये कभी नहीं जीता है, तो इसका आंसर ई चला जाएगा, कोई सही नहीं है ऑप्शन। तो अब देखें कि विराट कोहली इसको ज्वाइन कब किया था आरसीबी को? 2013 में एज ए कैप्टन, और रिटायर हो रहा है इस साल 2021 में 9 साल के कैप्टनशिप के साथ। और आरसीबी सिर्फ 2016 में फाइनल तक पहुंचा, लेकिन वो उप विजेता रह गया, जीत नहीं पाया ट्रॉफी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, कभी नहीं जीता। 4 नंबर देखें, कश्मीर घाटी में पहली रेल सेवा की शुरुआत की गई।
अभी आप जानते होंगे कि ये बडगाम से अनंतनाग तक 66 किलोमीटर का लंबा रेल लाइन, ये फर्स्ट रेल सर्विस था कश्मीर वैली में, जो कि नौगांव रेलवे स्टेशन पर इसको लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा 11 अक्टूबर 2008 में। और इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था 1998 में। तो ये क्वेश्चन क्या था, कश्मीर घाटी में पहली रेल सेवा की शुरुआत की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 2008। सी हो जाएगा आंसर। 5 नंबर देखें, दिवंगत पाकिस्तानी परमाणु विज्ञानी AQ खान, अब्दुल कादिर खान ने परमाणु फार्मूला बेचे जाने के बाद स्वीकार की थी, जिसके बाद उन्हें अपने ही देश में नज़रबंद कर दिया गया था। तो ये बैकग्राउंड वाला एक टेक्स्ट है, मतलब एक लाइन। एक्चुअली इसमें पूछना ये है कि ये जो फार्मूला बेचा किस किस देश को बेचा, और क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन देखें, नाइजीरिया, लीबिया, ईरान, उत्तर कोरिया। तो ये वेल नोन है, लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया को इन्होंने ये परमाणु फार्मूला बेचने की बात स्वीकार की थी, जिसके चलते हाउस अरेस्ट मिला पाकिस्तान में ही। तो कौन से देश शामिल नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइजीरिया। अब आप थोड़ा सा AQ खान के बारे में जान लें। ये 1936 में भोपाल में पैदा हुए और इनकी मृत्यु हुई 10 अक्टूबर 2021 को खान रिसर्च लेबोरेटरी हॉस्पिटल में, और वे 85 वर्ष के थे। और ये नोटोरियस साइंटिस्ट साबित हुए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट साबित हुए वर्ल्ड के नज़र में। और इसको US फॉरेन डिपार्टमेंट ने इस पर एक लांछन लगाया, ऐसा कह के कि ये वन स्टेप शॉपिंग सेंटर थे। तो आइए 6 नंबर, ताइवान को मान्यता देने वाले देशों की संख्या है। अब देखिए, ताइवान और चाइना में तो इधर एक तरह से कह लीजिए लुका छिपी का खेल चल रहा है। और इसका थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाइएगा तो 1949 से ही दोनों देश, चाइना और ताइवान, एक संप्रभु राज्य की तरह काम कर रहे हैं 1949 से ही। लेकिन अब है क्या कि ताइवान का जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है उसको लेके चाइना इंटरनेशनल मंचों पर वो उसका विरोध करता आ रहा है। और इसका मतलब है कि वो अपने अधीन करना चाहता है उसको। तो अब है कि ताइवान अगर संप्रभु राष्ट्र है, राज्य है, तो इसका इंडिपेंडेंट स्टेटस होना ही चाहिए, एक अथॉरिटी होना ही चाहिए इसको। लेकिन अब है क्या कि इसका रेटिंग क्या है वर्ल्ड की नज़र में, तो इसको मान्यता देने वाले देशों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन है। तो अब तक 15 देश इसके इंडिपेंडेंट स्टेटस को मान्यता दे चुके हैं वर्ल्ड में। हालांकि US अभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, मान्यता नहीं दिया है, लेकिन इसके सपोर्ट में और इसके डिफेंस में तैयार है वो चाइना के अगेंस्ट में। आइए 7 नंबर, ग्रीन मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव समिट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ग्रीन मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव समिट। अब देखिए, अभी हुआ नहीं है, होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है BPSC में। अक्टूबर 23, 2021 को होने वाला है, ये रियाद में होगा। और ये ग्रीन एनर्जी का इनिशिएटिव है। इस समिट में इस पर फोकस किया जाएगा कि सऊदी अरब
का की क्या मंशा है एनर्जी के मामले में। वो एनर्जी मिक्स चाहता है, यानी कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी 2030 तक वो बैलेंस की स्थिति में लाना चाहता है। और इसके लिए वो सोलर एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी को प्रमोट कर रहा है। तो ये इसका आंसर रियाद हो जाएगा 7 का डी। 8 नंबर देखें, भारतीय रेलवे ने सबसे अधिक लंबी मालगाड़ियों का संचालन शुरू किया है। अब भारतीय रेलवे रिकॉर्ड बनाने की राह पर है वर्ल्ड में। तो देखिए सबसे अधिक लंबी मालगाड़ियों का संचालन शुरू किया गया है। तो इसमें इसका नाम पूछा गया है कि मालगाड़ियों का नाम क्या रखा गया है। तो आप अगर हाल फिलहाल में देखे होंगे तो त्रिशूल और गरुड़, ये 2 नाम है, बी और सी जो ऑप्शन है, यही नाम रखा गया है मालगाड़ियों का जो सबसे अधिक लंबी है। भारतीय रेल इसका संचालन शुरू किया है। ये साउथ मिडिल रेलवे में इसका परिचालन हो रहा है। और ये ऐसा इतना लंबा है कि इसमें 170 वैगन्स हैं प्रत्येक ट्रेन में, जो कि आम मालगाड़ियों से 3 गुना ज़्यादा हुआ। और इसको इसलिए इतना लंबा बनाया गया है कि कोयला, फूड ग्रेन या फिर और कुछ दूसरे कमोडिटी को ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सके। तो इसका नाम क्या हुआ? त्रिशूल और गरुड़। आंसर ई चला जाएगा, बी और सी सही है। बी और सी सही है, आंसर ये जाएगा। 9 देखें, कोवैक्स एक कार्यक्रम है। किसका एक कार्यक्रम है? ऑप्शन देखेंगे तो FDA यानी UNO, WHO, यूनिसेफ। तो वेल नोन क्वेश्चन है, ये एक UNO का कार्यक्रम है ये कोवैक्स। तो इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है ऐसे कार्यक्रम का कि गरीब और कमज़ोर देशों को वैक्सीन प्रोवाइड कराना इसका काम है, जो कोविड वैक्सीन है उसको। अब देखिए इंडिया भी इसके प्रति वचनबद्ध है, कमिटेड है UN कोवैक्स प्रोग्राम का। और इसके अंतर्गत वो एक्सपोर्ट कर रहा है कोरोना वैक्सीन का। और इंडिया वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत ये वैक्सीन एक्सपोर्ट करता है। और अभी तक में ये पड़ोसी पहले यानी नेबर फर्स्ट के पहल के अंतर्गत ईरान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश को 10-10 लाख का ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड का खेप भेज चुका है। तो एक समग्र कार्यक्रम है ये कोवैक्स UNO का। 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर देखें, DRS का किसी ICC T20 टूर्नामेंट में पहली बार उपयोग किया गया था। DRS आप लोग पूरी तरह से परिचित हैं DRS के बारे में, क्रिकेट मैच देखते ही रहते हैं। तो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी ICC T20 टूर्नामेंट में पहली बार इसका उपयोग कब हुआ। तो ऑप्शन देखें, पुरुष T20 विश्व कप 2016। और ऑप्शन में अगर जाएंगे तो आपको अगर याद होगा DRS का यूज़ के बारे में, तो ए नंबर में DRS का उपयोग नहीं हुआ। ये महिला T20 विश्व कप 2018, ये फर्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल हुआ DRS का, महिला T20 विश्व कप 2018 जो वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। और ये सी नंबर देखें, महिला T20 विश्व कप 2020,
ये दूसरी बार डीआरएस का प्रयोग हुआ जो ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ था। और ये डी नंबर देखें, पुरुष T20 विश्व कप 2021। अब ये पुरुष T20 विश्व कप जो है इसमें पहली बार शुरू करने जा रहा है, जो यूएई और ओमान में अक्टूबर 17 से नवंबर 14, 2021 तक होगा ये मैच, पुरुष T20। तो चलिए, ये इसमें तो पहली बार इसको दिया गया है आईसीसी से ऑर्डर कि भाई डीआरएस इसमें यूज़ होगा पुरुष T20 2021 में। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार किसी आईसीसी T20 टूर्नामेंट में पहली बार उपयोग महिला T20 विश्व कप 2018 में हुआ। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 11 नंबर देखें, भारत में वर्ष 2030 तक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना लक्ष्य रखा गया है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से जो पावर प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है 2030 तक इंडिया में, वो 4.5 लाख मेगावाट का है। 11 का सी हो जाएगा आंसर। 12 नंबर देखें, रिलायंस एनर्जी ने REC सोलर का अधिग्रहण किया जिसका मुख्यालय है। तो रिलायंस एनर्जी ये कैसी कंपनी है? तो एक कंपनी, नवगठित कंपनी है रिलायंस समूह का, उसका नाम है RNESL, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। ये मुकेश अंबानी का मतलब कि नवगठित रीन्यूएबल कंपनी है जिसमें 100% ऑनरशिप है रिलायंस ग्रुप का। इसके चेयरमैन मुकेश अंबानी है। और ये जो डील हुआ है REC सोलर का जो अधिग्रहण किया है रिलायंस एनर्जी ने, ये चाइना नेशनल ब्लू स्टार से 77.1 करोड़ डॉलर के उपक्रम मूल्य पर REC सोलर होल्डिंग्स का 100% शेयर होल्डिंग्स का अधिग्रहण किया गया है। तो चलिए, तो बैकग्राउंड हुआ कि हुआ क्या, और अब थोड़ा सा जान लीजिए REC सोलर ये कैसी कंपनी है। ये इसका हेडक्वार्टर नॉर्वे में है जो क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर सी होगा। हेडक्वार्टर इसका नॉर्वे में है, जबकि इसका ऑपरेटिंग हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। और इसके रीजनल ऑफिसेस हैं नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और एशिया पैसिफिक रीजन में। और ये जो REC सोलर है एक इंटरनेशनल सोलर एनर्जी कंपनी है जो 25 साल पुरानी है। इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 2 नॉर्वे में जहां सोलर ग्रेड पॉलीसिलिकॉन बनाया जाता है, और जबकि एक सिंगापुर में जहां PV सेल्स और मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। और ये REC सोलर जो है ऑलरेडी ये प्लान कर चुका है एक्सटेंशन करने का। ये सिंगापुर, फ्रांस और अमेरिका में जो प्लांट्स हैं इसके एक्सटेंशन करने का ये प्लान बना चुका है। तो उसके एक्सटेंशन में रिलायंस एनर्जी भी इंटरेस्ट रखता है, इसलिए ये इसका अधिग्रहण किया है। तो REC सोलर का अधिग्रहण किया है, इसका मुख्यालय है नॉर्वे में, आंसर नॉर्वे होगा। तेरह नंबर देखें, जनवरी सितंबर 2021 तक वैश्विक स्तर पर IPO से जुटाई गई रकम में भारत की हिस्सेदारी रही। ये कुछ रिकॉर्ड बनाने वाला इधर है न्यूज़ IPO से, इसलिए इसको क्वेश्चन बनाया गया है। जनवरी से सितंबर यानी कि 3 तिहाई हो गया 2021 तक वैश्विक स्तर पर IPO से जुटाई गई रकम में। अब देखिए, कोई भी कंपनी है जो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है, वो अपना IPO पैसा जुटाने के लिए इशू करती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो
इसको बोलते हैं आरंभिक सार्वजनिक निर्गम। तो ऐसा काम वर्ल्ड ओवर होता है। तो इस तरह से आईपीओ से जुटाई गई रकम में वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी क्या रही। कहने का मतलब कि भारत के अंदर जो कंपनी आईपीओ लाती है और पूरा वर्ल्ड में जो होता है आईपीओ से धन जुटाया जाता है, उसमें क्या है इसका मतलब हिस्सा, कितना पार्ट है भारत का। तो इसमें 3% है। अब देखिए वर्ल्ड में इस डेट तक यानी 3 तिमाही तक 330.66 बिलियन डॉलर आईपीओ के जरिए जुटाया गया, जबकि इंडिया में 9.7 बिलियन डॉलर जुटाया गया। हालांकि इंडिया में जो जुटाया गया है ये इंडिया में एक रिकॉर्ड है पिछले 2 दशक में कि 9 माह के दरमियान इतना रकम जुटाया गया है। ये इंडिया में रिकॉर्ड है, लेकिन वर्ल्ड के तुलना में ये मात्र 3% है। आंसर हो जाएगा बी। 14 नंबर देखें, जनवरी सितंबर 2021 के दौरान वैश्विक स्तर पर आईपीओ की संख्या में भारत की हिस्सेदारी रही। अब देखिए वो तो रकम वाला क्वेश्चन था 13 नंबर, यह है कि कितनी संख्या में आईपीओ इशू किया गया। वही है वर्ल्ड लेवल और इंडिया लेवल। इंडिया में कितना आईपीओ लाया गया और वर्ल्ड में कितना लाया गया, तो उसी में हिस्सेदारी निकालना है। तो अगर वर्ल्ड का बात करेंगे तो 1635 आईपीओ आए इस पीरियड में, जबकि इंडिया में 72 आईपीओ आए। तो इस लिहाज से 4.4% बनता है भारत की हिस्सेदारी वर्ल्ड में। आंसर बी हो जाएगा। फिफ्टीन नंबर देखें, आईपीओ से होने वाली आय में शीर्षस्थ देश है। अब देखिए आईपीओ के द्वारा जो धन जुटाया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, तो अब देश देश पर डिपेंड करता है, सबका अपना अपना है। तो अमेरिका का अगर बात करेंगे तो ये पहला नंबर पर है। उसके बाद चाइना का शंघाई और हांगकांग की बारी आती है दूसरे नंबर पर। तो इस तरह से जो आईपीओ से इनकम आता है उसमें सबसे अधिक अमेरिका में आता है। आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर देखें, अर्नेस्ट एंड यंग किस क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। अर्नेस्ट एंड यंग जरूर देखे होंगे आप लोग, ये अपना रिपोर्ट पेश करते रहती है। तो देखें ऑप्शन ऑडिटिंग, साइबर सिक्योरिटी, परामर्श, जलवायु परिवर्तन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, परामर्श क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है अर्नेस्ट एंड यंग। सत्रह नंबर देखें, वर्ष 2020 में लगातार तीसरे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही। तो ये हालांकि बैक ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से जो शहरी गरीब आबादियों पर प्रभाव पड़ता जा रहा है, उसमें से ये सब काउंट किया जाता है कि वर्ल्ड में कौन कौन से शहर, बड़े बड़े शहर ज़्यादा पोल्यूटेड हैं। और तो इसका 17 का हो जाएगा सी, दिल्ली। लगातार 3 साल तक ये वर्ल्ड में छाया रहा पोल्यूशन के मामले में। 18 नंबर देखें, भारत की अगुवाई में इंटरनेशनल सोलर अलायंस गठित हुआ। यह कितने देशों का गठबंधन है। अब देखिए ये बहुत ही फेमस हुआ था मोदी के नाम पर, क्योंकि मोदी का पहल था ये, भारत के प्रधानमंत्री।
और इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आपको याद होगा कि 2015 पेरिस सम्मेलन में भारत ने ISA की पहल की थी, जिसका एम था सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना ताकि कोल बेस्ड पावर प्लांट्स पर निर्भरता घटे। तो हालांकि ये जो समझौता हुआ, पेरिस समझौता, इस पर हस्ताक्षर 1 ईयर लेटर हुआ, यानी 2016 में किया भारत। और जब हस्ताक्षर कर देता है कोई भी देश तो उसको NDC का शर्त पालना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। तो उसके तहत 2030 तक भारत एक टारगेट रखा है कि CO2 इमिशन को 2005 की तुलना में 30 से 35% कम कर देंगे। तो चलिए, ये तो बैकग्राउंड हुआ कुछ, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कितने देशों का गठबंधन है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा 124। 124 देश। मोदी जी का कहना था कि कर्क रेखा के आसपास जितने भी देश हैं वर्ल्ड में, उनको सोलर एनर्जी पर ध्यान देना चाहिए। तो उनका ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा, तो फिर ये बना ISA। ये 19 नंबर, वर्ष 2020-21 में अनाज उपलब्धता प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी थी? 20-21 यानी पिछले साल की बात है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अनाज उपलब्धता भारत के बारे में पूछा गया है। तो ये तो डेटा सब है, इसको याद करना पड़ेगा, याद नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। इसका आंसर होगा 487 ग्राम। डी हो जाएगा आंसर, 487 ग्राम्स। अब देखिए 1950-51 का अगर बात करेंगे तो ये था 399.7 ग्राम। तो अभी बढ़ा है, 487 ग्राम हुआ है। ये 20 नंबर देखें, DGCA के मुताबिक अगस्त 2021 तक भारत में सर्वाधिक बाजार हिस्सेदारी वाली एयरलाइन कंपनी है। अगस्त 2021 तक। तो ये डेटा DGCA का है, तो इसमें आंसर हो जाएगा इंडिगो। हम देखें इंडिगो 57% है इसका बाजार में हिस्सेदारी। उसके बाद एयर इंडिया का 13.2%, फिर स्पाइस जेट 8.7%, फिर विस्तारा 8.3%, उसके बाद गो एयर 6.8%, फिर लास्ट में एयर एशिया 5.2%। तो इस तरह का इन एयरलाइन कंपनियों का बाजार में हिस्सेदारी है। तो आंसर सी होगा इसका, इंडिगो। 21 नंबर देखें, किस राज्य में कानून में संशोधन कर दुकान में काम करने वालों को बैठने का अधिकार दिया गया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यूनिक है। राइट टू सीट, राइट टू सीट आखिर ये संविधान में कुछ संशोधन ला के किया गया है। अगर आप आर्टिकल 42 का बात करेंगे संविधान में, तो राज्य काम की उचित मानवीय स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करेंगे, ऐसा है प्रावधान। तो अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते होंगे या किसी बड़े शोरूम में, तो सेल्समैन वगैरह खड़े दिखते होंगे, और अगर मानवीय तौर पर सोचेंगे तो उनको अगर बैठने का मन भी होगा तो वो बैठ नहीं पाएंगे। तो इस वजह से राज्य को ये काम करना पड़ा कि ऐसे लोगों को मानवीय आधार पर उसको राइट टू सीट दिया जाए। तो ऐसा काम केरल ने किया 3 वर्ष पहले। उसके बाद अभी अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु ऐसा प्रस्ताव लाया है कि वो भी ऐसा करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, बी नंबर।
22 देखें 1870 से 2017 के दौरान भारत का कुल CO2 उत्सर्जन प्रतिशत में है, तो बहुत कम है, 0.3% है। आंसर डी हो जाएगा, 3%। अब देखें अमेरिका में 25% है, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन में 22% है, फिर चाइना में 13% है। ये जो ABCD ऑप्शन है आप इसको याद भी रख सकते हैं, अमेरिका, फिर यूरोपियन यूनियन, फिर चाइना, फिर इंडिया। तो इंडिया का 3% है, आंसर डी होगा। 23 नंबर देखें भारत के कुल GDP में शहरी क्षेत्रों की हिस्सेदारी 70% तक पहुंचने का अनुमान है, तो ऐसा अनुमान 2030 तक का है, आंसर बी हो जाएगा। ये सब याद रख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। 24 नंबर देखें इन्हें भारतीय IT इंडस्ट्री का जार कहा जाता है। जार वही रूस वाला जार जो होता है, तो IT इंडस्ट्री का जार, तो ये अजीम हाशिम प्रेमजी हैं, इनको कहा जाता है IT इंडस्ट्री का जार भारत में। 25 नंबर देखें, ये भी करेंट क्वेश्चन ही हुआ, ये क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ। निम्नलिखित में कौन क्रिप्टो करेंसी है? तो ऑप्शन देखें रिपल, इथेरियम, मोनेरो, जेड कैश। ये सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी हैं, ये इसका आंसर ही चला जाएगा। ये सब सही है, सब क्रिप्टो करेंसी ही है और बहुत भारी मात्रा में रिटर्न का वादा करता है, 10,000%। तो इस तरह से ये सेट समाप्त होता है, आप लोग इसका अध्ययन करेंगे और हो सकता है एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाए, तो ध्यान रखेंगे। गुड नाइट।